बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों थिन फिल्म के अंदर किस तरीके से इंटरफेरेंस होती है। किस तरीके से बच्चों जब आपके सोप्स के बबल होते हैं, सोप जो साबुन है उसके बबल किस तरीके से बनते हैं, वो कौन सा फेनोमेना होता है, तो आज मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगी। और किस तरीके से अगर कोई ट्रक है वो समंदर के करीब से जा रहा है और कुछ ऑयल जो है वो समंदर के ऊपर गिर जाता है, तो वो जो ऑयल है वो उसकी सरफेस के ऊपर पड़ा होता है जो समंदर की, जब उसके ऊपर सनलाइट की रोशनी लगती है तो वो हमें कलरफुल कलर क्यों नजर आते हैं। तो यही फेनोमेना बच्चों हम आज की वीडियो में इस सवालों का सबका मैं आपको जवाब दूंगी। तो किस तरीके से थिन फिल्म के अंदर बच्चों इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है। तो उससे पहले जो स्टूडेंट बच्चे चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आती रहे। तो लेट्स गेट मेरे बच्चों मैंने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि यंग स्लिट का एक्सपेरिमेंट। उससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी, हाइजेन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सेकंड में बच्चों मैंने इंटरफेरेंस का कंप्लीट फेनोमेना पढ़ाया। थर्ड के अंदर यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों आज की इस वीडियो में भी आपको इंटरफेरेंस के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर मेरी 1, 2, 3 वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लें लेक्चर नंबर 2 को, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर नहीं देखा तो जो मैं बता रही हूँ उसको आप यहाँ पर अप्लाई करते जाए, इंशाल्लाह लेक्चर आपको क्लियर होगा। तो पहले मैं आपको बेसिक आपका पक्का कर देती हूँ, उसके बाद आगे हम चलेंगे। अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरफेरेंस आप उसे कहते हैं जब भी दो लाइट वेव उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, वो ट्रेवल करे सेम ही डायरेक्शन में। बच्चा अपने पास लिख ले, उसको मैंने आपको कल बताया था, उसे आप कहते हैं इंटरफेरेंस। ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्लियर करें। एक तो इंटरफेरेंस आप उसे कहते हैं अगर एक कोई वेव है उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और दूसरी जो वेव है उसने 7 मीटर जो मीटर है वो कवर किया। अब पहले वाली वेव के मुकाबले में बी वाली वेव जो है, जो लाइट वेव है, उसने ज्यादा कवर कर लिया, यानी कि ये जो 2 मीटर उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर जो उसने एक्स्ट्रा बचा फासला कवर किया है, उसी बच्चों एक्स्ट्रा फासले को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। समझा कॉन्सेप्ट? समझे आप लोग? तो समझ लें। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव जो बच्चों इंटरफेरेंस है मैंने आपको बताया था, मैं रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी ये समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा मेरे बच्चे। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है एम लैम्डा। पढ़ाया था कल मैंने, इसको ड्राइव भी करवाया था आप लोगों को कि किस तरीके से ब्राइट स्पॉट के अंदर इसे पुट करना है और डार्क स्पॉट के अंदर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्रस्ट के साथ मिलता है और ट्रफ के साथ मिलता है। ये भी डेफिनेशन कहीं कंस्ट्रक्टिव की बताई जाती है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मेरे बच्चे हमेशा आपके क्या बनते हैं, ब्राइट स्पॉट बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्राइट स्पॉट। कल वाली मैंने बताया था, तो इस ब्राइट स्पॉट को आपने मैक्सिमम बोला था यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये बच्चा सारे कॉन्सेप्ट पक्के होंगे तभी आपको ये क्लियर होगा टॉपिक। तो समझे फील ले टॉपिक को, ये क्लियर है। और बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोगों का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना मेरे बच्चे, वो क्या हो जाता है, आप लोगों के पास कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट ट्रफ से मिलता है और ट्रफ क्रस्ट से मिलता है, इनके रिवर्स मिलते हैं, इस वजह से मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। और इस कंडीशन के अंदर मेरे बच्चे याद रखिएगा डार्क स्पॉट बनते हैं। सही, ये चीज आपको पक्की होनी चाहिए। इतना इल्म है तो आगे आप टॉपिक की तरफ चल सकते हैं। इतना इल्म अगर नहीं होगा आप लोगों के पास, आप टॉपिक के अंदर कभी भी नहीं जा सकते। टॉपिक के अंदर जाना है, कॉन्सेप्ट का फील लेना है, तब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब बच्चों आपकी आई थिंक इतनी बेसिक्स तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी, लेकिन मैंने फिर से आपको बता दी ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अब बच्चों ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, देखिएगा, ये देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है, एक तरह की बाउंड्री है। और इस बाउंड्री के अंदर आगे लाइट रेज लग रही हैं। लाइट रे क्या हो रही है, किसी भी बाउंड्री के अंदर लाइट जो बचा रेज है जब वो स्ट्राइक करती हैं मेरे बच्चे, जब लाइट रेज हमारे पास क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर
लाइट रे जैसे ही बच्चों यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी वो क्या हो जाएंगी, एक रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट इट, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर से लाइट रे आकर टकराई और दोबारा से स्ट्राइक होने के बाद दोबारा से क्या जाएंगी, वापस जाएंगी। सही, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमें न्यूटन कॉर्पस। इसी को ही आप दूसरा बोलते हैं फेज रिवर्सल। क्या बोलते हैं, फेज रिवर्सल। ये बच्चों कॉन्सेप्ट याद कर लें क्योंकि आगे हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी बाउंड्री के अंदर आकर जाके लाइट रे लगे और दोबारा से वापस आ जाए, तो ऐसे फेनोमेना को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, फेज रिवर्सल। क्लियर है, इतना क्लियर है, फेज रिवर्सल, बाउंड्री के साथ लाइट रे दोबारा वापस आए, उस फेनोमेना को आप कहते हैं फेज रिवर्सल। अब मेरे बच्चे ये याद रखिएगा, रेयर जो मीडियम है उसमें हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, v ज्यादा होती है, याद रखिएगा। और डेंसर मीडियम के अंदर जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मेरे बच्चे क्या होती है, कम होती है। इतना कॉन्सेप्ट, इतनी आपकी बेस पक्की है तो आप आगे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये क्लियर है आपको, देख ले आप लोगों को टॉपिक का वो फील आ रहा हो। अब देखें, रेयर मीडियम के अंदर जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये चीज आप मैट्रिक में भी पढ़े थे, बहुत आसान है मेरे बच्चे। हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पहले भी पढ़ा हुआ है मेरे पास, अगर आप मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत आसान होने वाला है। देखें, अगर स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम के अंदर कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है डेंसर मीडियम के अंदर, तो एयर में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम के अंदर ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम के अंदर कम होती है। तो एयर में हमेशा एमसीक्यूज भी आता है, ज्यादा होती है डेंसर मीडियम से। ये हमें बच्चों बताया था आपके एक साइंटिस्ट थे, फेक्यूलेट जो साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बताया था, जो फेक्यूलेट, लॉयल फेक्यूलेट जो साइंटिस्ट थे उसने करेक्शन की थी, जो कि न्यूटन ने बोला था डेंसर के अंदर ज्यादा होती है और रेयर के अंदर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में आके फेल हो गया था। याद रखिएगा, रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम के अंदर कम होती है। लेकिन साउंड वाले चैप्टर का ना थोड़ा उलट है बच्चों, साउंड के अंदर डेंसर के अंदर ज्यादा साउंड होता है एज कम्पेयर टू द रेयर। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी कम होती है इससे, और गैसेस के अंदर तो पूरी कम होती है। ये सारा करेक्शन मैंने आपको सारी बताई थी, आप इक्वेस्टिक जाकर देख लें। इतना क्लियर है आपको? अब देखें, एक कॉन्सेप्ट और समझ लें यहाँ पर, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्योंकि बेसिस पक्की होंगी तभी आप आगे चलेंगे। अब स्टूडेंट देखें कॉन्सेप्ट को फील लें। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री है, ये क्या है, एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के साथ जाकर वेव्स क्या करेंगे, टकरा रही हैं, और इस बाउंड्री के साथ वेव फिर दोबारा से क्या आ रही है, वापस आ रही है। यानी कि एक वेव जा रही है, इस बाउंड्री के साथ टकरा रही है, वो इंसिडेंट रे है, और जो वापस आ रही है वो मेरे बच्चे क्या हो गई, आप लोगों के पास रिफ्लेक्टेड रे हो रही है। सही है ना? तो बच्चों, जब भी कोई वेव बाउंड्री के साथ जाकर टकराए और दोबारा बाउंड्री के साथ आकर, मतलब दोबारा आप इसे सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, जब इंसिडेंट रे और दोबारा से रिफ्लेक्टेड रे आए तो आप उसे सिंप्लीफाई कहते हैं फेज शिफ्ट। क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट। फेज रिवर्सल हमने पढ़ लिया, जब भी कोई बाउंड्री के अंदर बच्चों इंसिडेंट रे आकर लगे और दोबारा से रिफ्लेक्ट हो, वापस जाए, उसे आप फेज शिफ्ट कहते हैं। और फेज शिफ्ट में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। आपको समझ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब बच्चों एक साइड है, उससे मैं वेव के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूँ, इतना क्लियर है आपको? तो बच्चों, मैं यहाँ से करस्ट को वहां भेज रही हूँ, मतलब यहाँ पर एक बाउंड्री है, मेरे आगे एक दीवार है या कोई भी बाउंड्री है, उससे मैं क्या कर रही हूँ, वेव के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ से मैं करस्ट को भेज रही हूँ और मुझे वापस में क्या मिल रहा है, ट्रफ मिल रहा है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ था, एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ऐसे ही मतलब कि मैं यहाँ से करस्ट भेज रही हूँ, मुझे रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ मिल रहा है, फिर मैं क्रस्ट भेज रही हूँ, मुझे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से क्या मिल रहा है, क्रस्ट मिल रहा है। यानी कि ट्रफ को मैंने भेजा, ट्रफ मिला, ट्रफ को मैंने भेजा तो क्रस्ट मिला। ऐसे ही आप सिंपलीफाई फेज शिफ्ट बोलते हैं। और फेज शिफ्ट में जो एंगल होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे, 180 डिग्री होता है। इतना क्लियर है? बेसिक क्लियर है तो सब क्लियर होगा, बता रही हूँ आपको, बहुत आसान होने वाला है कॉन्सेप्ट आगे। तो देखें, अब फोकस करना है मेरी जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकलेंगे। अब देखें, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब ये कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक मेरे बच्चे यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर आकर जो वेव लग रही है, उस वेव को मेरे बच्चे
बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको मैट्रिक में भी, लेकिन मैं आपको फर्स्ट ईयर में दोबारा बता रही हूँ। और जो इससे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसे सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। इतना आपको क्लियर है? चलें, रिफ्लेक्ट होकर वेव यहाँ पर जा रही है, सही। रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। अब एक जो वेव है वो यहाँ देखें, वो इस तरीके से बच्चों क्या जा रही है? बाहर जा रही है, इस तरीके से, मतलब कि अंदर जा रही है। मतलब कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से क्या, पॉइंट्स के क्या जा रही है? अंदर जा रही है। ये देखें, बिल्कुल जो स्ट्रेट जा रही है, उस वेव को बच्चों आप बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, या आप उसे सिंपलीफाई कहते हैं ट्रांसमिटेड रे भी। कॉन्सेप्ट को फील लें, दोबारा भी बताऊंगी। ट्रांसमिटेड रे क्या हुआ मेरे बच्चे? एक कोई भी पॉइंट था, उसके अंदर लाइट रे आई, उस लाइट रे को बोला इंसिडेंट, जो वापस गई उसे बोला रिफ्लेक्टेड। और जो इस मीडियम के साथ है, मीडियम के अंदर है, देखें इसको आप, अंदर, मीडियम के जो अंदर है, उस अंदर वाली रे को आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, या मेरे बच्चे आपके बोलेंगे ट्रांसमिटेड रे बोलेंगे। इतना क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है तो आगे भी क्लियर ही होगा। अब मैंने आपको क्लास मैट्रिक के अंदर बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नीचे मैं एक सवाल आपको शो करने लगी हूँ, जरा आप इसे पढ़ लें बच्चों। ये जो सवाल है ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर करना है। क्लियर? अगर आपसे ये सोल्व ना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी, लेकिन जो आपके प्रीवियसली जो सवाल आए टेस्टेज में, वो भी मैं आपको आज सोल्व करवाऊंगी। तो देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल आपने देख लिया। अब रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, रे नहीं बचा, इंडेक्स, उसका फॉर्मूला बच्चों ईटा बराबर होता है C इजिकल टू V के। अब जो आप इसे आप ईटा के नाम से जानते हैं, इसके नाम से, ईटा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? स्पीड ऑफ एयर, ये एयर की स्पीड है। और ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मीडियम, ये क्या है? मीडियम की स्पीड है। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है? याद रखनी है। जब भी लाइट मेरे बच्चे रेयर से गई डेंसर में, इसमें डेंसर में, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रेयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंसर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मेरे बच्चे कम होती है। कॉन्सेप्ट को फील लें, कॉन्सेप्ट को फील करें कि डेंसर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मेरे बच्चे? कम होती है। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, सही है? तो देखें, तो यहाँ पर जैसे रेयर से डेंसर में जाएगी ना, तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो तब ये फॉर्मूला बनेगा V इजिकल टू C ईटा। V इजिकल टू C ईटा। जब भी आप लोगों को स्पीड ऑफ मीडियम मालूम करनी हो, स्पीड ऑफ लाइट क्या रेयर से डेंसर में जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला, और आपको बच्चों ईटा की भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी पता होगी। वहां पर ज्यादातर 1.33 दी जाती है 4/3 को कर। तो बच्चों ये चीज आपने याद रखनी है। जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाती है ना, तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। जब भी कोई लाइट रेयर से मेरे बच्चे जाएगी डेंसर में, किसमें? डेंसर में जाएगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे बच्चे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये वाला जो चार्ट है ना, इसको छाप ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में जाएगी, स्पीड तो चेंज हो रही है एयर की, उसके चेंज होने के साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज होगी। क्योंकि मैंने आपको वेव वाले चैप्टर में रिलेशन V इज इक्वल टू F लैम्डा वाला रिलेशन मैंने आपको बताया था। आई होप आप लोगों को मेरे बच्चे याद हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद होंगे तभी आप लोगों आगे जा सकेंगे। तो यहाँ पर देखें V इज इक्वल टू F लैम्डा मैंने आपको बताया। अब देखें, अब गौर करना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब आप लोगों के पास जैसे कि C अपॉन अगर मैं ईटा लिखूं और यहाँ F अपॉन लैम्डा अपॉन ईटा लिखूं, अब देखें याद रखिएगा, स्पीड जो है एयर की वो कम होगी, सही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर डिवाइड में जा रहा है, कम हो रहा है, और वेवलेंथ भी क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो रेयर से डेंसर में आ रही है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेंगे? कांस्टेंट ही रखेंगे। तभी ये कंडीशन बच्चों हम पढ़ते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ता है मेरे बच्चे? कांस्टेंट रखना पड़ता है। हमेशा स्पीड ऑफ एयर कम होगी, वेवलेंथ भी कम होगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में क्या रहेगी बच्चों? जब रेयर से डेंसर में जाती है तो कांस्टेंट रहती है। कॉन्सेप्ट को फील करें, बहुत आसान होने वाला है। आगे पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। अब आपकी बेस आई हो पक्की हो गई हो। अब हमें यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, बेस क्लियर है तो आप आगे जा सकते हैं। तो अभी मैं रिमूव कर रही हूँ, तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ।
तो कॉन्सेप्ट को फील करना है। अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक का नाम है उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीजें ना पता होती ना तो आप लोग आगे भी ना जा सकते। तो यहाँ पर देखें बहुत आसान होने वाला है। अब देखें यहाँ पर दो फिल्म का मतलब है तेहम। जैसे कि पानी के अंदर क्या बन जाती है, फिल्म बन जाती है। जैसे सरफेस टेंशन के अंदर भी थिन फिल्म की लेयर बन जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। ये आपका केमिस्ट्री का भी टॉपिक और फिजिक्स का भी टॉपिक है। यहाँ पर मेरे बच्चे देखना है आप लोगों ने, दो फिल्म बन गई है। दिस इज दो फिल्म, ये दो फिल्म है, सही है। अब दो फिल्म जो है वो आपकी सोप की भी बन सकती है, सोप के बबल्स भी बन सकते हैं, और इसमें बच्चों आपके ऑयल जो है उसके बबल भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट को फील करना बहुत आसान है बच्चों टॉपिक। अब देखें ये दो फिल्म है। अब एक मीडियम हमारे पास एयर है, इसके अंदर एक मीडियम हमारे पास वो खुद फिल्म है, और फिर हमारे पास क्या है, एयर है। फिर मेरे बच्चे क्या है, एक एयर है। अब देखें ये दो फिल्म है। अब एक जो वेव है वो ये वाला जो पॉइंट है इससे आकर टकराई है, और वो वेव जो इस पॉइंट की आकर टकराई है उस वेव को मैंने बोला आपको पहले ही बता दी इंसिडेंट रे होती है। इस वजह से हमने उस पॉइंट को नाम दिया है ए पॉइंट का। अब ये पॉइंट से वो वेव टकराई है तो वो दोबारा से वो वेव मेरे बच्चे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो उस रिफ्लेक्ट होने वाली वेव को मैंने नाम दिया किसका, सी का। ये दो पॉइंट ए बी इंसिडेंट के हैं, वेव आके पॉइंट से टकराई है और दोबारा से वो जब रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको आप रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं, आकर वेव रिफ्लेक्ट हुई है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने वो भी बताया था जो मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि देखें एयर और फिल्म, एयर और फिल्म, एयर से देखिए मेरे बच्चे, एयर से ये सारा फेनोमेना हुआ है एक ही फिल्म के अंदर। लेकिन जो मीडियम के अंदर वाली रे मतलब कि अंदर से वेव रे क्या जा रही है, बाहर जा रही है ये वाले रीजन में। तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखें ये एयर वाली ही थी, यहाँ पे आके ही रिफ्लेक्ट हो गई थी। लेकिन जो इस मीडियम के अंदर वाली, एयर के अंदर वाली थी, वो फिल्म के अंदर जाएगी और फिल्म पर जाने के बाद दोबारा से एयर के अंदर जाएगी। यानी कि अंदर वाली जो रे है इस मीडियम के अंदर है, अब वो क्या जाएगी, बाहर जाएगी। और ये जो बाहर जाने वाली रे है ना, इसको सिंप्लीफाई ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये हमने आपको बताया था, ट्रांसमिटेड या आप उसे सिंप्लीफाई कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कॉन्सेप्ट को फील है, टॉपिक बहुत आसान है। देखें यहाँ पर ये क्या हुई, जो इस मीडियम से बाहर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये बाहर निकलने वाली जो रे है इसे हमने डी से नाम दिया है, सही है। अब ये जो डी वाली वेव है ये दोबारा से मेरे बच्चे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई का, इसका नाम दे दिया बच्चा, ई का नाम दे दिया। क्लियर है, इतना टॉपिक फील कर रहे हैं। अब दोबारा से बच्चों ये हो गई ई वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, सही है ना। अब उसके बाद ये बच्चा याद रखिएगा, ये दोबारा से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये भी वेव बाहर गई, ये भी हमारी क्या होगी, एच वाली भी ट्रांसमिटेड है बच्चों। ऐसे अब याद रखें, आपको सिर्फ 4 वेव्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। ये आगे आगे बच्चों इनकी लाइट की जो रे की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो हमारी बुक में ये वे कुछ भी नहीं है, ये वे कुछ भी नहीं है। आपकी ट्रांसमिटेड रे भी बुक के अंदर नहीं दी हुई, बस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, बस आपको एक ट्रांसमिटेड एक रे का पता होना चाहिए। ये तो आगे आगे लाइट की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, तो इस फेनोमेना को हम अपनी बुक के अंदर पढ़ते ही नहीं है। समझ आ रहा है, क्योंकि लाइट रे की बस आने और जाना और दोबारा ट्रांसमिट होना, ये फेनोमेना। आगे आगे अगर हम फेनोमेना करते जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी बहुत लाइट रे की कम हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर है। अब देखें मैंने जो यहाँ पर आपको चार्ट बनाया है, अब देखें ए से बी पॉइंट आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। ये देखें ए और बी पॉइंट आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। और उसके बाद मेरे बच्चे बी से सी पॉइंट, देखें मेरे बच्चे बी से सी पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे, इतना क्लियर है। और बी से डी ये क्या है, ट्रांसमिटेड है। अब बच्चों इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, एक नॉर्मल भी होगा। ये चीज याद रखिए, मैंने बताया परपेंडिकुलर इनके नॉर्मल होगा तभी ये फेनोमेना होगा। तो बच्चों बी और डी जो है, बी और डी के दरमियान आपकी ट्रांसमिटेड रे है, और फिर डी और ई के दरमियान आपकी क्या रिफ्लेक्टेड रे हो रही है। ये यहाँ से गई ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड रे भी रिफ्लेक्ट होगी, डी से ई भी आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, वेव, आप वेव भी कह लें। उसके बाद मेरे बच्चे डी से एफ, देखें डी से जो आपका एफ पॉइंट होगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ये देखें जो डी से एफ पॉइंट होगा वो भी हमारी क्या होगी बच्चों, ट्रांसमिटेड वेव होगी। ये देखिए बाहर निकल रही है इस तरीके से, डी से एफ भी हमारी क्या है, ट्रांसमिटेड। आपको सिर्फ फेनोमेना इन 3 तक का ही आपकी बुक के अंदर गिवन है, ओके, हमने पढ़ना इतना है।
आगे बच्चों आप देखते जाए, ई से जी आपकी फिर से ट्रांसमिटेड वेव हो रही है, या ई से जी, देखें ई से जी फिर से आपकी बाहर निकल रही है, ट्रांसमिटेड हो रही है। इतना क्लियर है। और बी और सी प्लस डी ई जी आपकी इंटरफेरेंस है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है बी और सी, बी और सी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेंगे वेव से। और डी ई जी, डी ई जी ये भी क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेंगे, ये भी आपकी इंटरफेरेंस हो गई। आपने सिर्फ बच्चों इतना पढ़ना है, ये यहाँ तक कि एक इंसिडेंट रे थी, वो रिफ्लेक्ट हुई और जो बाहर निकली है, मीडियम से बाहर जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको सिंप्लीफाई आपने क्या बोला, ट्रांसमिटेड वेव बोला। इतना आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम तो मैंने वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताई है। अब देखें, ये अच्छी बुक के अंदर ये कहानी लिखी होती है, तो यहाँ पर देखें आपकी बुक के अंदर ये वाली चीज गिवन है कि दो फिल्म्स है, एक एयर है और एक हमारी फिल्म है। अब देखें एक पॉइंट पर ये जो आपका लग रही है ए वेव, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपकी क्या है, ए वेव से जो वेव यहाँ पर लग रही है वो आपकी मेरे बच्चे क्या है, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे है, ये लगी। और दोबारा से इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ए से बी क्या थी, इंसिडेंट थी। अब बी से सी आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है। इतना तो क्लियर है ना। और बच्चों इनके दरमियान जो आपकी फेज शिफ्ट होगी, फेज शिफ्ट मैंने आपको बताया, जब भी कोई बाउंड्री है उससे एक वेव जाए, जाकर लगे, वो इंसिडेंट है, और दोबारा जो वापस आए वो रिफ्लेक्टेड है। सही है। फिर मैं एक तरफ से क्रॉस दूं, दूसरी तरफ बाउंड्री से मुझे ट्रफ मिले, यहाँ से मैं क्रॉस दूं, मुझे ट्रफ मिले, तो इनके दरमियान एक क्या कायम हो जाता है, एक फेज शिफ्ट कायम हो जाती है। फेज शिफ्ट के उनमें क्या हो जाता है, एक 180 का फेज शिफ्ट में एंगल बन जाता है, एंगल। तो देखें ए से बी तक और बी से सी तक एक फेज शिफ्ट, इनके बीच में एक एंगल बन गया, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। सही। अब देखें बी से डी ये आपकी ट्रांसमिटेड वेव है और वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई है। इन दोनों के ये देखें, ये क्या है, बाहर आ रही है, ये आपकी क्या है, ट्रांसमिटेड रे है, और ये ट्रांसमिटेड रे दोबारा से वापस जा रही है। तो ये अपने इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। और कैंसिल करने की वजह से जो आपकी फेज शिफ्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को फील करें, मैं एक बार और बता रही हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है पर आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर देखें, ये इंसिडेंट देखें, मैं आपको क्या बता रही हूँ वो देखें जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। अब देखें ये ए क्या है, इस पॉइंट पर लगी, इंसिडेंट है, और ये जो बी से सी है ये आपकी क्या, रिफ्लेक्टेड रे है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखें तभी फिजिक्स आसान लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अब देखें बी से सी क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इसमें जो फेस एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, फेस शिफ्ट में एंगल। यही कॉन्सेप्ट हमारा बुक वाला बताना चाह रहा है। अब उसके बाद बी से डी तक का जो है वो ट्रांसमिटेड है, दोबारा से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो और जो आपका फेस शिफ्ट है वो जीरो के बराबर हो जाएगी, इफेक्ट को अपने को कैंसिल कर देंगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, करते जा रहे हैं क्लियर। चलें आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक इसके अंदर थोड़ी सी डाल लूं, फिर आगे कॉन्सेप्ट की तरफ हम चले जा रहे हैं। चलें बच्चों, अब देखें कॉन्सेप्ट को फील करें। नियर द नॉर्मल, नियर द नॉर्मल की लिख लें, जो इंसिडेंट आपकी रे होती है, देखें मेरे बच्चे, इंसिडेंट रे उसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। एब्सोल्युटली वो बराबर होता है, एब्सोल्युटली वो बराबर होता है 2t के, इसके बराबर हो जाए 2t के बराबर होता है, वो बराबर होता है आपकी डेल्टा x के, क्या है, पाथ डिफरेंस के। ये आपका क्या है, पाथ डिफरेंस। क्लियर है मेरे बच्चे, पाथ डिफरेंस की वजह से ही फेज डिफरेंस होता है। इतना क्लियर है। जब भी आपका नॉर्मल के रेयर होगी आपकी इंसिडेंट रे, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो एब्सोल्युटली बराबर हो जाएगा 2t और डेल्टा x के। अब बच्चों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट हो जाता है चेंज। यहाँ पर फेज शिफ्ट की वजह से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव बन जाती है। इसकी वजह से, फेज शिफ्ट की ही वजह से मेरे बच्चे देखें, कॉन्सेप्ट को फील लें, बहुत आसान है। फेज शिफ्ट की वजह से जो कंस्ट्रक्टिव हम पढ़े थे वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, और जो कंस्ट्रक्टिव होगी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जैसे कि कंस्ट्रक्टिव के अंदर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ये कम हो जाती है और ये भी कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब फेज डिफरेंस की वजह से बच्चों आपकी जो कंस्ट्रक्टिव है उसके अंदर
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फेज शिफ्ट की वजह से इंटरफेरेंस, थिन फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से ये प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव के अंदर ये सारी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ये रिवर्स हो जाता है। किसके अंदर, थिन फिल्म ऑफ मेरे बच्चे इंटरफेरेंस के अंदर। देखें कॉन्सेप्ट को फील लें, क्या बताना चाह रही हूँ आप लोग को। तो देखें इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब फॉर्मूला भी इनके रिवर्स हो जाएंगे, कैसे। अब बच्चों आप पढ़ते थे क्या पढ़ते थे मैम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है m लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है m + 1/2 और क्या होता है लैम्डा। ये चीज मैम हम पढ़े थे, आपने हमें बताई थी ये चीज आपने। एक ये भी होता है वैसे m लैम्डा, इसको बाहर निकाले λ/2, ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है। अब बच्चों ये रिवर्स हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव के अंदर आपका आ जाएगा m, ये वाला m + 1/2 लैम्डा, और इसके अंदर आ जाएगा m लैम्डा। फॉर्मूले भी रिवर्स हो जाए, फेज शिफ्ट ने फॉर्मूले भी रिवर्स कर दिए। अब इसके अंदर बच्चों आपके फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फाइंड करते हैं इस साइड पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला। तो देखते जाएं बच्चों। तो ये वाली चीज मैं यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ। तो देखिए मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट को फील लेते जाएं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अब देखें मेरे बच्चे क्या हुआ, अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है, इंटरफेरेंस। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा m + ½ क्या हो जाएगा लैम्डा हो गया मैम। अब बच्चा यहाँ पर देखिएगा, हमने न्यू निकालना है कंस्ट्रक्टिव के लिए एज द टर्म ऑफ द थिन फिल्म के लिए फॉर्मूले चेंज होता है थिन फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर। अब देखिए मेरे बच्चे, डेल्टा एक्स हमने बराबर लिया है 2t के बराबर लिया मैम, 2t नहीं जो चलाने वाली वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हो गया m + ½ अब लैम्डा के नीचे हम क्या मैम, आप क्या बोल रही हैं, आपके कहने का क्या मतलब है। तो बच्चों ईटा आ जाएगा, यहाँ पर ईटा आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर बस एक का होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो समझे, तो ये हो जाएगा 2nt हो जाएगा m + ½ लैम्डा। दिस इज अ फॉर्मूला 2ηt m + ½ ये 2 आपका डबल हुआ था डेल्टा एक्स में, आपको पता है जब एंगल कम हो गया था, और n आपका ईटा है, t क्या है, थिन फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस। जब भी बच्चों आप ये प्रोसेस करते हैं तो थिन फिल्म की, जैसे कि आपकी स्लिट के बीच में डिस्टेंस नैनोमीटर होता है, ऐसे थिन फिल्म के बीच में भी डिस्टेंस आपका क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा, नैनोमीटर होता है। इतना क्लियर है, कॉन्सेप्ट को फील करें, बहुत आसान है। देखें, और ये m + ½ लैम्डा ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब ऐसे ही फॉर्मूला हम निकालेंगे मेरे बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये कॉन्सेप्ट को आई होप आपने देख लिया हो। देखें अब बच्चों देखिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखें बच्चों, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स होगा, लेकिन वो बराबर हो जाएगा m लैम्डा के, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। अब डेल्टा एक्स आपका बराबर है मेरे बच्चे 2t के बराबर है, तो m λ/η आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, ईटा आ जाएगा। क्लियर है ना। तो 2η/t हो जाएगा आप लोगों के पास m लैम्डा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ द थिन फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस। टॉपिक फील करते जाएं तो आपको बच्चों बहुत आसान जो टॉपिक है, यही बच्चों आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमडी गेट, ई गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो प्रीवियसली सवाल पूछे गए हैं एमडी गेट में और ई गेट में, वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो इसको देख लें। चलें वो सवाल आप सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं सवाल। ये आया है ई गेट 2008 में सवाल, और ये वाला आया है आप लोगों का एमडी गेट के अंदर 2012 का सवाल है। और ये जो सवाल आया है ये आपका आया है बच्चों नम्स के अंदर 2013 के अंदर। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मुश्किल तो है ही नहीं, जो हमने अभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब
हिसाब से ये सवाल सोल्व होने वाले हैं। बहुत आसान है फिजिक्स के सवाल, तो इसको मिनट में हम सोल्व करेंगे बिना किसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर। अब देखें यहाँ पर कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस, आपको सबसे कम थिकनेस बतानी है, मिनिमम थिकनेस, जो क्या है, जो सोप बबल है, कोई भी सरफेस है उसके अंदर कुछ सोप बबल्स बन रही है, जैसे नहीं वो मिलते हैं आप लोगों का छोटी सी वो होती है, उसके अंदर बच्चों फिल हुआ होता है सोप, उसके अंदर से बच्चों आप छोटे से क्या निकलते हैं, बबल निकलते हैं, तो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा कम है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। बहुत आसान होने वाला है। देखें यहाँ पर रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव, बच्चों याद रखिएगा रिवर्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपकी मिनिमम थिकनेस हो जाती है एज कम्पेयर टू हम प्रीवियसली अगर कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें मैक्सिमम होती है, लेकिन फिल्म के हिसाब से वो क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो रिफ्लेक्टेड रे की है, याद रखिएगा मिनिमम होगी यहाँ पर फिल्म के केस में। एक तो फिल्म विद लाइट ऑफ फ्री स्पेस, अगर वो हमें वैसे ही देता ना तो सिंपलीफाई हम फॉर्मूला इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ्री स्पेस की वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर। आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो थिकनेस मालूम करनी है तो λ/4 मल्टीप्लाई बाय n, ये फॉर्मूला ये याद रख लें। जब भी आपको थिकनेस मालूम करनी होगी ना किसी भी फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस की, तो फॉर्मूला लगाएंगे थिकनेस λ/4/n, 4 मल्टीप्लाई करते हैं n से, बहुत आसान होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि आपका लैम्डा दिया हुआ है 600, सही है, 4 तो हमें फॉर्मूले के अंदर पुट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 4/3, मैम 4/3 क्या होगा अभी तो चल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखें t = 600, अब देखें जो 600 है ना 3 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी नीचे आप लोगों के पास क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, इतना क्लियर है। अब जो 600 है ना बच्चों, 600 यहाँ पर, अब 600 को आप जो 3 है उसके साथ सिंपलीफाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इसको जो 4 है इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले का 4 है तो हम इसे क्या करेंगे, इंडिकेट नहीं करेंगे अंदर। तो यहाँ पर 600 को 3 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 450 आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 11.2.5 आएगा। यहाँ 5 को भी याद कर सकते हैं, शायद ये रिपीट हो जाए। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है लैम्डा कितना दिया हुआ है आपके पास, 600 नैनोमीटर है, कोई कमिंग सोर्स से लाइट आ रही है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट बी द वाटर, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज कमिंग ऑफ द सोर्स, एंड व्हाट बी द, यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं है जो हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है लैम्डा मालूम करना है, न्यू और लैम्डा बाय क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ईटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा न्यू हमने वेवलेंथ क्या करनी, यहाँ पर लिखना आप लोग व्हाट विल बी द न्यू वेवलेंथ क्या होगी। तो सिंपल आपको वो जो लैम्डा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 600, और जो ईटा है उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, ये 3 इसके साथ ऊपर चला जाएगा, देखें 600 इसके साथ क्या चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और ये 4 यहाँ पर नीचे ही आ जाएगा। जब आप बच्चों इस पूरी जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 450 नैनोमीटर। दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन। उसके बाद है फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ रिफ्लेक्टेड स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, यानी कि कोई मिनिमम थिकनेस है, मिनिमम का मतलब है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके अंदर वेवलेंथ आपको 600 दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को क्या है 1.5 है, वही वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, यही फॉर्मूला लगेगा t = λ/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी आपको थिकनेस बतानी है, तो यहाँ पर t = लैम्डा कितना दिया हुआ है 600, और आपका 4 ये फॉर्मूले का है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे t = 600 को करेंगे इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 120 नैनोमीटर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।